नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ टेक्स्ट बुक सीरीज़ का एक और अध्याय लेकर के। कक्षा 10 का जल संसाधन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। देखिए, इस पाठ में बहुत सारे आंकड़े हैं। उन आंकड़ों को आपने एक एक प्रश्न के रूप में संजोना है, क्योंकि आरपीएससी में इन्हीं आंकड़ों में से सवाल पूछे जाने हैं। जैसे जैसे पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है, जल संसाधन है। अब ये जल है कहाँ पर? महासागरों में, समुद्रों में, झील में, तालाब में, इन सब को मिला करके 3/4 हिस्से पर। यदि एग्जैक्ट पूछे तो 71% हिस्से पर जल है। लेकिन इस 71% भाग में से पीने योग्य पानी कितना है? ये यदि पीने योग्य पानी की बात करें तो उस पानी को हमने प्रॉपर क्या नाम दिया गया है? अलवणीय। अलवणीय जल कितना है? बहुत कम अनुपात है। लगभग 2.5% हिस्सा ही है जो पीने योग्य पानी है, अलवणीय जल है। इसमें से भी हमें कितना मिलता है? 1% पानी ही सतही जल के रूप में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हमारे लिए चिंताजनक विषय भी है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सतही अपवा और भौम जल स्रोत ही है जो हमें अलवणीय जल प्रोवाइड करवाते हैं। ये सवाल बनता है। क्लियर है? इस इस आंकड़े के हिसाब से देखें तो पृथ्वी पर जल की कमी है, पीने योग्य जल की कमी है। और पीने योग्य जल की कमी की बात करें और जनसंख्या का ये बढ़ने का स्वरूप देखें, 2025 में 20 करोड़ लोग हैं जो जल की कमी को झेलेंगे। ये हमारे लिए चिंताजनक विषय है। ये आपने ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब जो 71% जल है उसको आंकड़ों के रूप में हमने निरूपित किया है। उस 71 का 96.5% भाग कहाँ पर है? महासागरों में है। केवल 2.5% भाग ही है, जैसा कि मैंने बताया था, अलवणीय है। क्लियर है? और इस 2.5% का भी ग्लेशियर्स में, कहाँ पर? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, पर्वतीय क्षेत्रों में 70% भाग पाया जाता है। तो हमारे लिए 1% जल ही है जो सतही जल के रूप में उपलब्ध है। ये हमें ध्यान में रखना। यदि ये सब मनुष्य के ध्यान में आ जाएगी बात, तो जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, 100% मिलेगा। भारत की बात करते हैं। भारत विश्व में यदि वर्षा का प्रतिशत देखें तो 4% हिस्सा प्राप्त करता है। और प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के हिसाब से विश्व में 133वां स्थान है। डायरेक्ट पूछा जाने वाला सवाल है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में विश्व में कौन सा स्थान है? 133वां स्थान है। हालांकि ये यदि विश्व स्तर पर आंकड़ा देखें तो बहुत नीचे स्थान है भारत का, मतलब भारत में जल की कमी है। अब इस जल की कमी को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये कलकत्ता में वर्षा के बाद का एक सीन दिखाया है। यहाँ पर ये सारा वर्षा का जल है, जो वर्षा जल में एक नल लगा हुआ है और इस नल के माध्यम से ये बच्चा है जो पीने के जल को भर रहा है अपने बोतल में। ये हमें दिखा रहा है कि पृथ्वी पर जल जो 71% है उसमें से पीने योग्य जो पानी है, जिसके लिए हमें कैसी लालसा रहती है, उसका सीन इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जल तो है, लेकिन पीने योग्य जल की कमी है। यदि पीने योग्य जल की कमी है तो जहाँ पर हमें मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर ले या वृष्टि छाया प्रदेश की बात कर ले जहाँ बारिश होती नहीं है, और तीसरा यदि इसमें ये हो जाए कि कोई नदी या नहर भी वहाँ तक नहीं आती है, तो ऐसे क्षेत्र की कल्पना करके देखें कि उस क्षेत्र में पानी उपलब्ध कैसे होता होगा। उसका एक उदाहरण आप यहाँ समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से।
कि मीलों मील एक टोंकनी पानी के लिए महिलाओं को मीलों मील चलना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसा होता है, और राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में यदि देखें तो इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसका एक उदाहरण यहाँ भी दिखाया गया। ये भी हम पानी की कमी को यहाँ महसूस कर सकते हैं कि पानी की कमी होने पर एक टोंकनी पानी के लिए किस प्रकार कतारें लग जाती हैं कि कहीं से भी हमें एक टोंकनी पानी मिल जाए। और सरकार ऐसी व्यवस्था करती है कि जितने भी यहाँ पर परिवार हैं उनको एक दिन में एक व्यक्ति के लिए एक टोंकनी पानी मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करती हैं। जिसमें भी कभी कभार ये फेल हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए पीने का पानी भी कितनी दुर्लभता से उपलब्ध होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर प्रबंधन नहीं है, जल का प्रबंधन नहीं है, वर्षा के जल का मुख्य रूप से प्रबंधन नहीं है कि वर्षा के जल को हम संचित रख सकें, उसको भविष्य में जल पीने के रूप में हम काम में ले सकें, ऐसा प्रबंधन हमारे पास नहीं है। दूसरी ओर यदि हम इजराइल देश की बात करें, जहाँ पर एक वर्ष में 25 सेंटीमीटर ही औसत वर्षा होती है, लेकिन वहाँ पर जल की कमी नहीं है, कहीं भी जल का अभाव नहीं देखा जाता है। और दूसरी ओर यदि हम भारत की बात करें, जहाँ पर वार्षिक 114 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पर सूखा भी पड़ता है और जल की अनुपलब्धता भी रहती है। वहाँ पर पीने योग्य जल भी बहुत सारे क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं रहता है। इसका कारण क्या है? प्रबंधन की कमी। ऐसे जल के प्रबंधन की कमी का आरोप केवल सरकार पर लगा देना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम समय आम आदमी भी इसके लिए दोषी है। एक प्रश्न इस पर पूछा गया है और सवाल भी बड़ा बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है कि क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन फिर भी वहां जल की कमी है? ऐसा कोई क्षेत्र है क्या? बिल्कुल है। उसका उत्तर यही दिया गया है कि इसके शहर जो हैं वो अच्छे उदाहरण हैं। कैसे? कि जल की यहाँ पर दुर्लभता है, कमी है। क्यों? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और पानी की अत्यधिक बढ़ती मांग और उनके उपयोग असमान वितरण के कारण यहाँ पर जल की कमी देखी गई है। जल की कमी देखी गई है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है। यदि हम खुद को दोषी माने तो बिल्कुल हम दोषी हैं। किस लिए? कि खेती में सबसे ज़्यादा, सिंचित क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है और हम क्या करते हैं? सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो भूमिगत जल है उसको धरातल पर ला रहे हैं। जो भूमिगत सेव किया हुआ जल है उसको भी भूमि में ला रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि भूमिगत जल और नीचे चला जाए। ये तो भविष्य में हमें हमारे लिए और समस्या खड़ी कर देगा। तो इसके लिए हमें प्रबंधन करना होगा। क्या प्रबंधन हो सकता है? कि शुष्क कृषि तकनीकों को अपनाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिंचित कृषि के विकल्प के रूप में हम क्या कर सकते हैं? शुष्क कृषि तकनीकों को अपना सकते हैं। सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं ताकि हम कृषि क्षेत्र में क्रांति ला सके और जल की भी इतनी आवश्यकता ना हो। यदि हम निजी क्षेत्र में देखें तो निजी कुएं और नलकूप निरंतर बढ़ रहे हैं। हमने वर्षा जल के संरक्षण की कभी भी बात नहीं की है, लेकिन कुएं खोदने पर और नलकूप लगाने पर हम जोर दे रहे हैं। इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि भूमिगत जल स्तर और नीचे चला जाएगा, जो कि भविष्य में हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर देगा। और खतरा भी कैसा होगा कि हम भोजन की सुरक्षा की दृष्टि से खतरे में पड़ जाएंगे। कृषि के अलावा यदि हम औद्योगिकरण क्षेत्र में देखें या शहरीकरण में देखें, दोनों का ही विकास हुआ है, लेकिन इस विकास के सहारे सहारे हमने जल का प्रबंधन कभी नहीं किया। जल को अवांछनीय रूप से हम उपयोग में लेते आए हैं,
जिससे अलवणीय जल संसाधन बहुत कम हो गया है, इस पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये चीज़ हमारे लिए विचारणीय है, ये हमें देखना पड़ेगा। और यदि हम वर्तमान संदर्भ में बात करें विद्युतीकृत क्षेत्र में, तो भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% जल विद्युत से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, जल का ही उपयोग कर रहे हैं, जल का ही उपयोग कर रहे हैं। इसके भी वैकल्पिक रास्ते सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या गोबर गैस, इनको हम नहीं अपना रहे हैं। यहाँ देखें, द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSC 1999, यदि इस रिपोर्ट को हम अच्छी तरह देखें तो ये हमारे भारत के लिए बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न करती है। क्या कि भारत की नदियाँ, विशेषकर छोटी सरिताएं, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है। इसका उदाहरण हम पंजाब से देख सकते हैं। पंजाब से जो पानी आ रहा है, छोटी सरिताएं जो आ रही हैं, उसमें उद्योगों का पानी जो है उसमें डाल दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है, और वही पानी राजस्थान में पीने के लिए आ रहा है। तो ये जहर ही तो हमें भेजा जा रहा है। बड़ी नदियों जैसे गंगा और यमुना, ये भी तो शुद्ध नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर नदियों में बहुत सारे अपशिष्ट डालते हैं। अस्थि विसर्जन भी तो इसी में किया जाता है, और अस्थि विसर्जन के साथ बहुत सारी ऐसी विषैली चीज़ें हैं जो हम उसमें डाल देते हैं, जो क्या कर रहे हैं, इसको जहर दे रहे हैं नदियों को, और अल्टीमेटली वही पानी हमारे पास क्या हो रहा है, पीने के लिए आ रहा है। बढ़ती जनसंख्या और कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये सारे मनुष्य के आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से तो सही है, लेकिन जल प्रबंधन के हिसाब से ये हमें क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, ये हमें हतोत्साहित कर रहे हैं। क्लियर है? ये रिपोर्ट किसने दी थी? द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट, CSC 1999 की रिपोर्ट है। अब इनका प्रभाव क्या हो रहा है कि घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों, ये सारे प्रदूषकों का अल्टीमेटली उपयोग कौन कर रहा है? मनुष्य ही तो कर रहे हैं, आप और हम ही तो कर रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जल प्रबंधन और संरक्षण प्रबंधन करें। क्यों करें? क्योंकि हमें भविष्य में क्या करना है, खुद को बचाना है, खाद्यान्न की सुरक्षा करनी है, अपनी आजीविका की, उत्पादन प्रक्रियाओं की, सबकी सुरक्षा करनी है, और हमारे निम्नीकृत होते हुए परितंत्र जो है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको हमें बचाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जल का प्रबंधन करना होगा। तो जल प्रबंधन हमारे लिए जरूरी है, और आगे हम इसमें यही पढ़ेंगे कि जल प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। आदिकाल से लेकर के और वर्तमान में भी जल प्रबंधन के उदाहरण कौन से मिलते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं और समन्वित जल प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, ये क्या चीज है? ये जल प्रबंधन के उदाहरण ही है। क्या करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में? देखिए, जो नदी का मूल उद्देश्य होता है वो जल पीने के लिए और सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाना होता है। उसमें यदि हम अन्य उद्देश्य भी जोड़ दें, जैसे विद्युत निर्माण की बात आ गई, विद्युत निर्माण के अलावा मत्स्यन की बात आ गई, वन प्रबंधन की बात आ गई, वन संरक्षण की बात आ गई, और बहुत सारे उद्देश्य, विद्युत निर्माण की बात आ गई। ये सारे उद्देश्य यदि हम नदी परियोजनाओं पर रखते हैं तो वो क्या हो जाती है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो जाती है। ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सबसे पहले हमने सिंचाई की बात करनी है। सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे के बांध बनाए जाते हैं। ये जल प्रबंधन का ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जलाशय बनाए जाते हैं, ये उदाहरण है जल प्रबंधन का, और झीलें बनाई जाती हैं, तटबंध बनाए जाते हैं, और नहरें निकाली जाती है, ये जल प्रबंधन के उदाहरण हैं। लेकिन हम इसमें क्या कर देते हैं, विषैले पदार्थ डाल देते हैं, ये जल के कुप्रबंधन का उदाहरण है। प्राचीन काल में देखें, प्राचीन काल में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलता है इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा गंगा नदी में बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए
ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। ये इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा का है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बांध, झीलें और सिंचाई तंत्र विकसित करके जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया था। ऐसा ही कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में नागार्जुनगोंडा, आंध्र प्रदेश में बेन्नूर, कर्नाटक में कोल्हापुर, महाराष्ट्र में ये सिंचाई तंत्र हैं, ये सिंचाई परियोजना है जो कि क्या बताती है? जल प्रबंधन के उत्तम उदाहरण हमें देती है। भारत में कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील जो कि 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी, ये भी जल प्रबंधन का एक अच्छा उदाहरण है। और इल्तुतमिश के समय दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल सप्लाई के लिए होजका से एक तालाब बनवाया गया था जो कि जल प्रबंधन का एक बहुत अच्छा उदाहरण था। वर्तमान समय में क्या चल रहा है? बांध का निर्माण जोरों शोरों पर है और उससे हम सिंचाई के लिए और जल प्रबंधन के लिए और बहुउद्देशीय योजनाओं के लिए हम बांध का उपयोग कर रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है बांध? देखें, ये नदी है, ये नदी है, नदी का मुहाना है। इस मुहाने में इतना जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर हमने कंक्रीट की दीवार बना दी। कंक्रीट की दीवार बना दी मतलब इसके यदि यहाँ से जल को आना है तो इतना भराव होने के बाद ही जल इस तरफ आएगा। और ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर इसमें गेट बना दिए, गेट बना दिए। अब जितना बहाव चाहिए उतने ही गेट खोलेंगे। तो ये क्या कहलाता है? बांध। एक होता है बैराज। बैराज बैराज में क्या होता है कि हम ऊपर की तरफ यहाँ तो कंक्रीट की दीवार रखते हैं और ये जो गेट है ये नीचे की तरफ रखते हैं, बांध से जस्ट उल्टा। तो ये क्या कहलाता है? ये बैराज कहलाता है। तो बांध और बैराज जो है वो आधुनिक समय में क्या है? जल प्रबंधन के उचित साधन हैं। अब इनमें यदि हम सिंचाई के अतिरिक्त चीज़ें भी जोड़ देते हैं, जैसे विद्युत उत्पादन की बात आ गई, घरेलू और औद्योगिक जल उपयोग की बात आ गई, जलापूर्ति, पीने के लिए पानी की बात आ गई, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन, मत्स्यन आदि को जोड़ दें तो वो क्या हो जाती है? वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो जाती है। ठीक है, ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के हमें उदाहरण मिलते हैं, जैसे सतलुज और ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल जल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना आप अच्छे से। यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन तो होता ही है, सिंचाई तो मिलती ही है, इसके अलावा पेयजल और अन्य जो उद्देश्य है वो भी रखे गए हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ऐसी ही एक परियोजना है महानदी बेसिन पर जिसका नाम है हीराकुंड जल परियोजना, जो जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद हमने इस प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाना प्रारंभ कर दी थी। जैसे 1948 से ही हमने जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो बनानी स्टार्ट कर दी थी। और ऐसी परियोजनाएं जो हैं उनके लिए कम से कम क्या चाहिए होता है? एक बांध की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना, पूछी जा सकती है। ऐसा प्रबंधन क्यों जरूरी है? ये हमारे सामने एक प्रश्न है कि ऐसा प्रबंधन क्यों जरूरी है। देखें, हिमालयी क्षेत्र जो हैं, हिमालयी क्षेत्र वहाँ से बहुत नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ निकल करके मैदानी क्षेत्र में आती हैं। मैदानी क्षेत्र में एकदम बहाव से ये एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है और दूसरी तरफ वो अरब सागर की ओर चली जाती है। जो इसका मध्यवर्ती हिस्सा रहता है यहाँ सूखा पड़ता है। तो क्यों न ऐसा प्रबंधन किया जाए कि यही जल इस बाग तक पहुँच जाए।
यदि ऐसा हो जाए तो यहाँ पर सूखा नहीं रहेगा और वर्षा के जल का प्रॉपर प्रबंधन किया जा सकता है, यहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पर हमने दामोदर नदी की बात की है। यहाँ पर दामोदर नदी जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ये दामोदर घाटी के लिए यहाँ पर ये उक्ति भी कही गई है जो इसकी बाढ़ के लिए मानी जाती है। अब समस्या यहाँ क्या आती है कि हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं तो बना दें, बड़े बांध तो बना दें, लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध बनाने से जो आम जनता है वो इससे बहुत प्रभावित होती है और वो आम जनता फिर आंदोलन पर उतर आती है। ऐसा ही एक आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर, और आंदोलन टिहरी नदी पर, ये दो बहुत महत्वपूर्ण आपने समस्यात्मक कड़ी के रूप में पढ़ना है। इन परियोजनाओं से हुआ क्या था कि स्थानीय लोग जो थे, स्थानीय समुदाय जो थे, वो वहाँ से पलायन कर गए थे और आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव और नियंत्रण होता है। तो उनकी कुर्बानी देने के कारण और इन परियोजनाओं का उनको लाभ ना मिलने के कारण इन्होंने इसका विरोध किया। वो कहते हैं कि किसको फायदा मिलता है, इसको जमींदार को और बड़े किसानों और उद्योगपतियों को तो इसका फायदा मिलता है, लेकिन हमें इसका किसी प्रकार का फायदा नहीं मिलता। अब बात हम प्रॉपर नर्मदा नदी की करते हैं। देखें, नर्मदा नदी क्यों चर्चा में रही थी, नर्मदा बचाओ, क्योंकि उस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया। सरदार सरोवर बांध पर बनाने के कारण एक नर्मदा बचाओ आंदोलन ये एक गैर सरकारी संगठन है जिसको हम एनजीओ कह देते हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में क्या था कि जनजाति लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। क्योंकि वहाँ जो ये सरदार सरोवर बांध बनने से नर्मदा नदी का जो जल है जंगलों के बांध के पानी में डूबने से पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। क्योंकि गरीबों को सरकार ने संपूर्ण रूप से पुनर्वासित सुविधाएं जो दिलानी थी वो नहीं दिलाई थी। वहाँ से पलायन तो करवा दिया लेकिन उनको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी और वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को भी क्या होना पड़ा था, हरास होना पड़ा था। वहाँ पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होने की कगार पर था। तो इन सब को लेकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। लेकिन तथ्यात्मक रूप में सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बना है उससे क्या फायदा होता है वो चीज़ भी हम समझ लेते हैं। ये गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है। देखिए, डायरेक्ट सवाल आएगा कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, सरदार सरोवर कहाँ बना हुआ है, गुजरात में। ये ऑप्शन आपको राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये भी दे देंगे, लेकिन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है, नाम सरदार सरोवर बांध है। बड़ी जल संसाधन परियोजना में है ये और 4 राज्यों इसमें सम्मिलित है जो इससे लाभान्वित होते हैं। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है। लेकिन इससे जो विद्युत उत्पादन होता है और विद्युत जो सूखाग्रस्त क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र है उनको पेयजल उपलब्ध होता है वो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों को होता है। कितनों को, 9490 गाँवों को और 173 कस्बों को गुजरात में होता है और राजस्थान में 124 गांवों को, सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय भागों को ये जलापूर्ति करता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। विद्युत उत्पादन भी होता है इससे। ऐसी ही एक समस्या साबरमती बेसिन में भी आई। साबरमती बेसिन देखें, साबरमती नदी राजस्थान से निकल कर के गुजरात होती हुई अरब सागर की ओर चली जाती है। तो साबरमती बेसिन में जो सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों को अधिक जल उपलब्ध करवा दिया, तो क्या ग्रामीण और किसान इसके लिए उपद्रव करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनके हितों का जो जल था वो तो नगरों को दे दिया
और नगरों को देने से क्या ये जो भेदभाव की नीति है वो उजागर हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। तो इस प्रकार की नीति से जो राज्यों के बीच में संघर्ष है, जो नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में संघर्ष है जल के बंटवारे को लेकर के, वो उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी प्रकार के जो झगड़े हैं वो अंतर्राज्यीय झगड़े हैं वो उत्पन्न हुए। इसी प्रकार के झगड़े, अंतर्राज्यीय झगड़े जो हैं उनके उदाहरण आपने पढ़ने हैं। जैसा कि नर्मदा की बात करें तो राजस्थान और गुजरात के बीच की बात आ जाएगी। क्लियर है? कई बार क्या होता है कि राज्य जल प्रबंधन के लिए, वर्षा जल प्रबंधन के लिए उचित प्लानिंग नहीं कर पाते हैं और उससे एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाती है। जैसे 2006 की महाराष्ट्र और गुजरात में वर्षा के दौरान जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसकी बात यहाँ पर बताने जा रहे हैं। इससे केवल जानमाल की हानि नहीं हुई थी, मृदा अपरदन भी हुआ था, जिससे क्या हुआ कि ऊपरी लेयर जो मृदा की है वो वहाँ से अपरदित होकर के चली गई थी। और इसके अलावा जो बाढ़ के जल के साथ, जो वर्षा के जल के साथ जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसको आप कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उसकी एक परत आ जाती है। वो परत भी अधिक बहाव होने के कारण वहाँ से बह करके चली गई, तो इससे भूमि का निम्नीकरण भी हुआ। मतलब ये मृदा का अपरदन जो है वो भूमि अपरदन को बता रहा है। ये प्रदूषण है, एक प्रकार का भूमि का प्रदूषण, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। इसके प्रबंधन के लिए हम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण करते हैं। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती है उसमें कभी कभार क्या होता है कि इस प्रकार की त्रासदी के समय भूकंप आने की संभावना भी रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा तकनीकी के साथ इस प्रकार की योजना क्रियान्वित करनी चाहिए कि वर्षा के जल का प्रबंधन भी हो जाए, उचित सिंचाई व्यवस्था भी हो जाए, विद्युत निर्माण भी हो जाए और किसी प्रकार की जो त्रासदी है उसका सामना भी नहीं करना पड़े। क्यों? क्योंकि अत्यधिक जल संग्रहण से जल जनित बीमारियां भी आ जाती है, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां भी आ जाती है और जल प्रदूषण होने लगता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। अब वर्षा जल संग्रहण कैसे किया जाता है, इसकी कौन सी योजनाएं हैं, इसके कौन से प्रकार हैं, ये चीज़ हमने उदाहरण सहित पढ़नी है और विभिन्न राज्यों में इसके उदाहरण हम पढ़ेंगे। जैसा कि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर वाहिकाएं जो नदियाँ हैं उनका रास्ता बदल करके और वर्षा जल को सिंचाई के लिए अपने खेतों तक ले जाना, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है वर्षा जल के प्रबंधन का। ऐसा ही प्रबंधन हम राजस्थान में भी देखने को मिलता है। जैसे पीने के जल को एकत्रित करने के लिए ये छत पर वर्षा जल को संग्रहण करते हैं और उनको तरीके से किसी ऐसी जगह संग्रहित करते हैं जो साल भर के लिए उनको क्या कर सकता है, पीने के लिए जल उपलब्ध करवा सकता है। ऐसा ही सिंचाई क्षेत्रों के लिए जो बाढ़ का जल है उसको संरक्षित करके और धीरे धीरे शुष्क और अर्ध शुष्क खेतों तक वो पानी पहुंचाया जाता है ताकि शुष्क कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसा ही उदाहरण हम राजस्थान में जैसलमेर जिले में खड्डीन के रूप में पढ़ते हैं और जोहड़ के रूप में पढ़ते हैं, जो शेखावाटी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। क्या चीज़ है? ये अस्थायी तालाब है। अस्थायी तालाब है जो वर्षा के जल के द्वारा भर जाते हैं और जिनका उपयोग हम सिंचाई और पेयजल के रूप में करते हैं। कहाँ पर? जैसलमेर में खड्डीन और शेखावाटी क्षेत्र में जोहड़। इस चित्र के माध्यम से ये उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसे वर्षा हुई, वर्षा का जल छत पर आया, छत के जल को एक पाइप के द्वारा यहाँ पर एक कुंड बना करके, एक गड्ढा बना करके उसमें संरक्षित किया और ये संरक्षित जो जल है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसको हैंडपंप के माध्यम से आप जब भी उपयोग करना हो तब उपलब्ध रहेगा और ये साल भर के लिए जल एकत्रित हो जाता है, वर्षा का जल। इसको आप इस चित्र के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण राजस्थान में मिलता है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। कहाँ पर? बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर, लगभग हर घर में वहाँ पर क्या होता है, भूमिगत एक टैंक बनाया जाता है।
जिसको प्रॉपर नाम दिया गया है टांका। इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लेना, 100% पूछा जाएगा। ये टांका क्या चीज़ है? ये घर के आंगन में बना एक गड्ढा है, भूमिगत गड्ढा, जो वर्षा का जल होता है, जिसको मैंने अभी आपको चित्र के माध्यम से समझाया था कि पाइप के माध्यम से इस गड्ढे में पानी एकत्रित होता रहता है। जितनी भी छत है ढलुआ, जितनी भी छत है, जितना भी उच्च स्थान है, वहाँ का पानी पाइप के माध्यम से इस गड्ढे में डाल दिया जाता है। और जब हमें पानी की ज़रूरत होती है पेयजल के रूप में या सिंचाई के रूप में, हम इसको यूज कर लेते हैं। टांके का जल हमेशा हम पेयजल के रूप में यूज करते हैं। और इसमें एकत्रित होने वाला जो पानी है उसको हम एक नाम देते हैं पाल्लर पानी। वर्षा जल क्या कहलाता है? पाल्लर पानी। और शेखावाटी क्षेत्रों में ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पश्चिमी मरुस्थल में सब जगह मिलता है ये। कौन सा? टांका का पानी, पाल्लर पानी इसका नाम होता है। अब पानी की कीमत समझेगा कौन? जहां पर जल का अभाव है वही पानी की कीमत को समझ सकता है। जहां पर जल आपूर्ति बहुत अच्छे से हो रही है वो कौन समझेगा? नहीं समझते हैं। जैसा कि पश्चिमी मरुस्थल में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा के जल को हम एकत्रित कर देते हैं, लेकिन जहां पर आईजीएनपी आ रही है, आईजीएनपी आ रही है, वहां पर तो पानी की कमी है ही नहीं। वहां पर पानी की कमी नहीं है तो हम टांके क्यों बनाएंगे? बनाते ही नहीं है। इसका मतलब हम वहाँ वर्षा के जल को संरक्षित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उपलब्ध है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। ये हमारे लिए विडंबना की बात है कि हम जल संरक्षण को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जहाँ पर जल की कमी है, जैसे कि कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गंडाथुर गांव है, गंडाथुर गांव है, वहां पर ग्रामीणों ने प्रत्येक घर में जल के संरक्षण के लिए व्यवस्था की हुई है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है कि यहाँ वर्षा का जल है, ये पाइप के माध्यम से यहाँ पर एक गड्ढा बनाया हुआ, इस गड्ढे में संरक्षित हो जाता है। तो कर्नाटक में जल की जहाँ कमी है इस प्रकार के संरक्षण का आपको उदाहरण मिल जाएगा। और राजस्थान में जहाँ कमी है वहाँ भी आपको इस प्रकार का उदाहरण मिल जाएगा। लेकिन विडंबना की बात यहाँ कौन सी है कि जहाँ पर जल बहुत ज़्यादा उपलब्ध है वहाँ हम जल की कीमत को समझते ही नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण मेघालय की राजधानी शिलोंग में भी है। छत पर जल संग्रहण की ये प्रचलित विधि वहाँ पर महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम है, वहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन इससे 55 किलोमीटर की दूरी पर ही क्या है? शिलोंग है, शिलोंग है। तो शिलोंग में ये जो चेरापूंजी और मासिनराम का जल है वो पहुँचाया जाता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये है प्रबंधन का बहुत अच्छा तरीका। मेघालय में ऐसे ही प्रबंधन का एक बहुत अच्छा तरीका सिंचाई के रूप में भी होता है। कौन सी? बांस ड्रिप सिंचाई योजना। देखें ये इस प्रकार का उदाहरण कि ये बांस है, बांस को बीच में से जितने भी यहाँ पर ब्लॉकेज होते हैं उनको काट लिया जाता है और एक बहुत लंबे एरिया में इस प्रकार से, यहाँ देखें बहुत लंबे एरिया में इस प्रकार से बांस स्थापित किया जाता है। और जो भी वर्षा का जल होता है उसको खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहाँ पर? मेघालय में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। और एक ऐसा ही उदाहरण हम तमिलनाडु में भी देखते हैं। तमिलनाडु ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर हर घर पर छत वर्षा जल संग्रहण के लिए ही रखनी है। मतलब प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना जरूरी कर दिया है तमिलनाडु की सरकार ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कदम है जो वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देता है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने जल उपलब्धता, जल प्रबंधन और बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में और वर्षा जल के संदर्भ में इसको जाना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।